कंटिन्यू है अभी। ठीक है। ठीक। अभी बस मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का ही, ताकि मैं गाड़ी को कहीं पार्क कर लूं जहां लाइट थोड़ी ठीक हो। दिस इज द राइट प्लेस। आप सभी साथियों को नमस्ते। और मुझे पता चला कि जैसे आप ट्रेनिंग का कोई शेड्यूल आपने किया हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोग, सभी क्रांतिकारी साथी जुट रहे हैं और एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। तो आपने जो पुणे की मेरी पिछली विजिट थी, जो जो किसी ऑडिटोरियम में थी, उस ऑडिटोरियम की उस विजिट में तो आपने देख ही लिया होगा कि हमने बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपकी अगली जो संतानें हैं उनको आ, मतलब एक तरह से ये समझिए कि कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको काबू करने के लिए पूरा षड्यंत्र कॉन्टिन्यूअसली जारी है सरकारों का। और इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो सरकार हरियाणा की है कि महाराष्ट्र की है या फिर केरला की है। इसमें चाहे कम्युनिस्टों की सरकार हो, चाहे वामपंथियों की हो, चाहे दक्षिणपंथियों की हो, हर एक व्यक्ति एक ही दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह से वो अगली जनरेशन्स को गुलाम बनाए। और इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसको समझ में आपको सबसे पहले आना चाहिए कि समाज के हर व्यक्ति को ये लोग सबसे पहले कर्जदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति है, किसी के एहसान के बोझ तले दबा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अपना जमीर नहीं होता है। और जो असली मकसद इस पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है, जो इन लोगों ने एक्सरसाइज चला रखी है, इस एक्सरसाइज का जो असली मकसद है वो फ्री विल खत्म करना है। कि फ्री विल में क्या, कि अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा ना सके, अपनी मर्जी से खरीदारी ना कर सके, अपनी मर्जी से वो अपना जीवन ना जी सके, उसको वैसा जीवन जीना पड़े जो उसको कहा जाए और जिस तरह से उसको जीने के लिए मजबूर किया जाए। वो मजबूर उसको कॉरपोरेशंस करते हैं, सरकारें करती हैं, उनका मालिक करता है, जहां वो नौकरी करता है वो उनका एम्प्लॉयर करता है, या कौन करता है ये डिपेंड करता है। और आने वाले वक्त में सोशल क्रेडिट स्कोर ये लेकर के आ ही रहे हैं कि आपका जो आपका जो काम है, आप जो भी करते हैं, उसको ये सोशल क्रेडिट स्कोर की कैटेगरी में लेकर के आना चाहते हैं, जिसकी बदौलत ये जो आपका पैसा है, इस पैसे को खत्म करना इनका मकसद है। रीजन बीइंग कि देश के लोगों को मालूम पड़ चुका है कि आज के टाइम जिस पैसे को ये पैसा कह रहे हैं, ये पैसा है ही नहीं है। इन्होंने 2016 में जब प्रिंट किया 18 लाख करोड़ रुपया, मतलब 16 लाख करोड़ रुपया हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, इन्होंने 18 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी के बाद छाप लिया। और छापने के बाद में जो इनके पास जो 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 कागज की पर्चियां आई, जिसको देश की जनता रुपया सोचती रही, उन कागज की पर्चियों से इन्होंने सबसे पहले आपकी जमीनें खरीदी। हर जिले में सरकार ने अपना एक दफ्तर बनाया, हाईटेक दफ्तर बनाया, उसमें बड़ी सारी इक्विपमेंट लगाई, बड़े सारे साधन बनाए। और उसके बाद उन दफ्तरों को लेने के बाद में जो मार्केट से उस 2000 के नोट को गायब भी कर दिया। और अब आप देख रहे हैं कि आपके आसपास आपको फिजिकल नोट देखने को नहीं मिलते हैं। बैंक में भी जाओगे तो आपको वो नोट देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि बैंक मैनेजर आपको कहेगा कि आप जाइए, अभी के लिए पैसा नहीं है, बाद में आप लेकर के बाद में हम आपको देंगे, तो दोपहर तक आइए या शाम तक आइए। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस चीज की आदत डाली जाए कि पैसा जो है, हम फिजिकल मनी को इस्तेमाल ना करें और हम कैश को इस्तेमाल ना करें, बल्कि डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर के जाएं, ताकि हम डिजिट्स को ही रुपया मानना शुरू कर दें। और हमारी अगली पीढ़ी तो डिजिट को ही रुपया मानना शुरू कर ही चुकी है। इसी सिलसिले में
आप अगर विकसित देशों की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी एटीएम में अब पैसे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आपके जो एटीएम है, भारत के एटीएम है, यहाँ पर भी एटीएम्स में अभी आपको या तो खराब मिलेगा या फिर उखाड़ देंगे वो लोग, या फिर कोई ना कोई छोटा मोटा बैंक तो वो बंद ही कर रहे हैं, धीरे धीरे बंद करके मर्ज कर रहे हैं बड़े बैंकों में। और अभी आरबीआई ने भी एक आधिकारिक बयान दिया था कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई सबसे सेफ बैंक हैं, ताकि मैक्सिमम लोग जब अपना अकाउंट इन बैंकों में करवा लेंगे ट्रांसफर, तो फिर बाकी के बैंकों को बंद करना या मर्ज करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और फिर इनका नंबर लाना है तो एकदम से कोई मास कोई एक लॉकडाउन या ऐसा कोई इवेंट लेकर के आएंगे, देश के लोग उन दिनों घरों में बंद पड़े होंगे, तो उसी टाइम डिजिटल मनी को ये लोग लॉन्च कर देंगे और रुपए का नाम ई रुपया रख देंगे। तो जो रुपया आज के टाइम हम कहते हैं कि एक रुपए की जो वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम सोना है, कई जगह मैंने देखा है इसको। मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं, अगर ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 0.777 ग्राम बनेगा, वो वहां पे मिलीग्राम नहीं होगा। या तो 777 मिलीग्राम बोलेंगे या 0.777 ग्राम बोलेंगे, यानी पौना ग्राम के करीब लगभग एक सोना बनता है। और ये स्टैंडर्ड है भारत के। आपका कॉइनेज एक्ट 1906 देखिए या फिर पेपर करेंसी एक्ट 1882 देखिए, उसके अंदर ये मेंशन्ड है। और जो कॉइनेज एक्ट 2011 बनाया इन लोगों ने, वो भी इलीगल तरीके से बनाया, क्योंकि भारत के संविधान में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है जिस टाइम पे आरबीआई एक्ट बना 1934 में, कि कोई भी पैसे की वैल्यू को तो कोई डिवेल्युएट कर ही नहीं सकता। आईपीसी की धारा 230 से 254 में ये सारा मेंशन्ड है। साथ में अगर उस पैसे के साथ कोई डील कर रहा है तो सेक्शन 489 ए बी सी डी ई में भी ये मेंशन्ड है कि उस पैसे में कोई डील करेगा तो उसको आजीवन कारावास तक की सजा होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली सरकारों को समझ रहे हैं और सरकारें भी समझ रही हैं कि देश के लोग समझ रहे हैं। इस तरह से ये लोग अपनी मनमानी नहीं चला पा रहे, और इसीलिए कभी आपकी गाड़ियों का प्रतिबंध लग रहा है, किसी शहर में आप कभी डीजल की नहीं लेके जा सकते, कभी पेट्रोल की नहीं लेके जा सकते। दिल्ली से ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ के आसपास के लोग क्या करते हैं। 15 साल की गाड़ियों को बंद करने का फरमान जारी कर देंगे, कभी किसी चीज का कभी किसी चीज का। तो ये फरमान बेसिकली लोगों को चेक करने के लिए है कि अभी कितना बोल रहे हैं लोग और कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो मुख्य तौर पर आपको करना है काम, वो ये है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करिए जितना ज्यादा हो सके, और एक कम्युनिटी बिल्ड करिए जो लोग इन षड्यंत्रों को समझते हों। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग कर्जे को लेकर के परेशान हो, व्यक्तिगत कर्जे को लेकर के। तो व्यक्तिगत कर्जे वाली समस्या का तो समाधान किया जा सकता है। हम जब दस्तावेज सरकारों को, उनको बैंकों को दे देंगे तो वहां तो उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि जब दस्तावेज दे दिए, जब आपके दस्तावेज बैंकों में चले गए, उस टाइम पर जहां दस्तावेजों से ऊपर चली जाएगी बात, तब आप क्या करेंगे? मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब बात दस्तावेजों से ऊपर जाकर के गुंडागर्दी पे आ जाएंगे बैंक, तब आप क्या करेंगे? आपके घरों में घुस जाएंगे, तो उस टाइम पर आपका क्या रहेगा? और सबसे मुख्य जो एजेंडा है जिसको आपको समझना है, वो ये है कि जिस तरह से वो आपको बांट करके राज करना चाहते हैं आपके ऊपर, आपको इकट्ठा रह करके इनको राज नहीं करने देना है और अपनी फ्री विल को नहीं मरने देना है। जो आपका सबसे बड़ा काम है ना, वो यही है कि आप अपनी फ्री विल को कितना बचा सकते हैं। और इसी के लिए जनता सरकार मोर्चा लड़ रहा है। आपको ये मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो मकसद है वो व्यवस्था परिवर्तन का है। हमारा जो मकसद है वो इस तरह की व्यवस्था लाने का है कि ना केवल हम लोग अपने लोगों को कर्जे से मुक्त कर सकें, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों को कर्जे से मुक्त रख सकें। तो आपको जो विचार करने होंगे, आपको जिन पे चर्चाएं करनी होंगी, वो ये चर्चाएं होंगी कि अब क्या होगा जब हम यहां से कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, तो क्या होगा, तब हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। हम एक दूसरे की मदद से इस तरह का समाज बनाएं कि वो हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े हों, या फिर हम केवल अपने ही लाभ के लिए हम बाकी लोगों का
मतलब गला घोंटने वाले मतलब कुछ इस तरह के कार्य हम करते रहेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ में आदमी अपने ही साथियों के नुकसान कर लेता है। तो अगर उस तरह की हैबिट हमारी रही है कभी, तो मुझे लगता है कि अब हमारे को उनसे पार पा करके और फिर समाज के लिए और देश के लिए प्रथम पंक्ति में आकर के सोचना पड़ेगा और एक ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि ये लोग जो जनता सरकार मोर्चा वाले लोग हैं या जो जो लोग इस विचारधारा के हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जनता सरकार मोर्चा का ही नाम लेना है, आप अपने संगठन को भी विस्तार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कोई भी ऐसा नहीं रखते हैं कि आपको यही सब बोलना पड़ेगा, इसी तरह से आपको बिहेव करना पड़ेगा। बस हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए एक मतलब सबसे बड़ी जो शर्त हम लोग रखते हैं, वो यही रखते हैं कि आपने एक दूसरे को धोखा नहीं देना है, आपने किसी को चीट नहीं करना है और खास तौर पे पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा, ज़बान अपनी जो है उसकी वैल्यू को समझना है। सबसे कीमती जो चीज़ है वो हमारी ज़बान है। हमने किसी को ज़बान दे दी, हमने किसी को अपने वर्ड्स दे दिए तो समझ लीजिए फिर उसके लिए चाहे फिर वो प्राण जाए पर वचन ना जाए जैसी रीत हमको चालू करनी है कि अगर जनता सरकार मोर्चा के साथी ने कहा है तो फिर कहा है। इस तरह से हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन करके आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। कोशिश ये रहे कि हम जितना हो सके हम मतलब उन साथियों को जोड़ करके उनको पूरा षड्यंत्र समझाएं, साथ के साथ पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का, चाहे हेल्थ के सिस्टम को बदलने का, चाहे खेती के सिस्टम को बदलने का, इन सब के ऊपर कार्य करना है। और आपने एक दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम ये मतलब आयोजित किया, इसके बाद में आप अपने अपने एरियाज के अंदर लोगों को जोड़ेंगे, उनको जोड़ करके आगे इस कारवां को बढ़ाएंगे क्योंकि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी क्रांति मतलब का रुख या एक रूप तैयार हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो हैं सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो ये व्यवस्था तो ढहने वाली है, ये हम नहीं ढहाएंगे तो ये खुद ढहाएंगे और फिर क्योंकि इनको इस व्यवस्था को ढहा के अपनी व्यवस्था दूसरी लेकर के आनी है डिजिटल वर्ल्ड की, वर्चुअल वर्ल्ड वाली। तो उसमें उस जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस टाइम पर कौन सी व्यवस्था अगर इन्होंने ढहाई तो ये अपनी लेकर आएंगे और यदि इसको हमने ढहाया तो फिर हम अपनी लेकर आएंगे। तो उस टाइम पे क्या करना है, किस तरह के दुनिया हमको बनानी है, ये बड़ा विषय है, यही बड़ा मतलब केंद्र में बातचीत है। तो आपको सबसे पहले अपनी संख्या को रोज बढ़ाना है। डेली 2 4 5 परिवारों से मिलिए जरूर, 1 घंटा लगाइए, 2 घंटे लगाइए। अपने पड़ोस में आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, दूर जाने के नहीं है तो पास में जा करके लगाइए। और जब आप 10 परिवारों से मिलेंगे तो एक परिवार आपसे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा तो वो आपका क्लाइंट भी बनेगा, आप जो भी काम करते हैं। कोशिश करिए अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस का काम है, जिसमें कंपनियों को बेनिफिट ज्यादा होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही मैं खराब काम इन कामों को मानता हूं। ये आपको सिखाते तो हैं कम्युनिकेशन स्किल लेकिन सामने वाले का बहुत नुकसान करते हैं, चाहे एमएलएम है, चाहे ये कल्चर ही बहुत खतरनाक है। तो हमें कंपनी के लिए नहीं बल्कि स्वावलंबन और अपने दोस्तों की ग्रोथ के लिए काम करना है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग भी इस तरह की एक कल्चर डेवलप कीजिए कि आप एक दूसरे के सहयोग से पूरा का पूरा सिस्टम चलाएं। अगर आपके स्कूल आपके बच्चों के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, अपार आईडी बनानी पड़ेगी, उनके खून के सैंपल देने पड़ेंगे, उनके ब्लड की रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, तो प्लान कीजिए आप अपने स्कूल खोल लें, 50-100 पेरेंट्स मिलकर के अपना स्कूल छोटा खोल लें और अपने बच्चों को वो शिक्षा दे जो उनको जीवन जीने के लिए चाहिए। मतलब आप फर्स्ट आने वाले बच्चों को क्या करना है, टॉप रैंकिंग आने वाले बच्चों को कहाँ एडमिशन मिलेगा, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाए तो क्या करना है, लाइफ में असफलता आए, नाकामयाबी आए, अपने साथी संगी साथ छोड़ जाएं, पैसा ना हो तो सरवाइव कैसे करना है। तो सर्वाइवल स्किल उनको देने के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें डॉक्टर सचिन पेटकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे मिल करके इस तरह की योजनाओं पे काम कर सकते हैं उधर।
और उनका जो स्कूल है वो बिल्कुल पारंपरिक नहीं है और एक नए तरीके से नए विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। जिस तरह के पेरेंट्स साथ जुड़ेंगे वैसा ही वो आगे भी इनिशिएटिव को बढ़ा सकते हैं। तो आप 20-25 लोग, 50 लोग मिलकर भी अपना एक स्कूल ऐसा शुरू कर सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ की, आधार कार्ड की मान्यता की कोई बंदिश ना हो। और वैसे भी जो डिग्रियां हैं, जो फॉर्मल डिग्रीज हैं, चाहे 12वीं तक की डिग्री है, चाहे उससे ऊपर की डिग्री है, वो आपको नौकर और गुलाम बनाने के लिए ही जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको मेरे ख्याल से उसकी जरूरत है नहीं कि आप अपने बच्चों को गुलामी की दिशा में लेकर के जाएं, कि आपके बच्चा कंपनियों की गुलामी करे। बजाय इसके हमें उनको स्किल देनी है और स्किल से ही अपना जीवन कैसे यापन करना है ये सिखाना है। मनी आने वाले टाइम में कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, मनी की, पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो डिजिट में तब्दील हो जाएगा जब ये डिजिटल करेंसी लेकर के आएंगे। तो डिजिट से गुजारा कैसे कर पाएंगे हम? असली धन जो है, असली धन है सेहत, असली धन है पशुधन, असली धन है खेती की जमीन, और असली धन जो है वो मानव है, इंसान है। तो अपने जल, जंगल, जमीन और जानवर, प्राकृतिक संपदाओं को बचाना, प्रकृति के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना और प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ना, ये एक तरह से जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। तो जल, जंगल, जमीन, जानवर का फैसला हम लोग खुद करें लोकल लेवल पर, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पैसा और पूंजीवाद को बाहर निकाल के फेंके। इस पे काम करना है आपको। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों ने पूरा सेशन भी सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, और आप लोग आगे भी इस पूरे के पूरे सिस्टम के साथ में जुड़े रहेंगे। आप आगे अपना साथियों के साथ जुड़ेंगे और अपना मतलब अपना एक परिवार को इसको बड़ा करेंगे। और जितना आप ईमानदारी से इसको आगे बढ़ाएंगे उतना ही मुझे लगता है आपका जीवन आसान होगा। हम यही उम्मीद करेंगे आपसे कि आज से पहले आपने जिस तरह का जीवन जिया है वो कुछ भी हो सकता है, मजबूरियां हो सकती हैं किसी भी तरह से, लेकिन अभी आप कोशिश करिए जितना हो सके सात्विक जीवन जीने का, जितना हो सके शाकाहार को अपनाने का। मैं कोई नहीं हूँ ये डिक्टेट करने वाला, बताने वाला कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि हमने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा तो हम बचे रह सकते हैं। हमें अपनी जड़ों को, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, और हमें कोशिश करनी है कि उसको समझें हम, क्योंकि समझने के बाद ही हम उस पर गर्व कर पाएंगे और उसको बचाने की लड़ाई लड़ पाएंगे। इनकी कोशिश ये है कि हर आदमी को विस्थापित कर दिया जाए। आप अपना गांव छोड़कर शहर आ जाओ, फिर आपके बच्चे जहां पैदा हुए हैं वो जगह छोड़कर वो बच्चा कहीं और नौकरी करने चला जाए। असली जो इनका टारगेट है वो जड़ों से दूर करना है, ताकि जड़ों से दूर हुआ जो बच्चा है वो बेसिकली एक आ, आ, हम उसे रिफ्यूजी कहेंगे, वो एक शरणार्थी है जो अपनी जड़ों से दूर हो गया। तो आप अपनी जड़ों को बचा करके रखें, ऐसा कोई प्रोविजन, आप ऐसा कोई रास्ता निकालें, अपने गांव की समृद्धि के लिए कुछ करें, क्योंकि गांव बचेगा तो देश बचेगा। इस तरह की विचारधारा हमारी है, और आप सब लोग आए, आप सब लोग बैठे, आप सब लोग इस सेशन में रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों इकट्ठे होइए, आपको मजबूती मिले एक दूसरे से, यही काम आपने करते रहना है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलकर के इस कारवां को बढ़ाना है और अपने परिवार को बढ़ाना है। ऐसा मेरा संदेश भी है, ऐसी मेरी उम्मीद भी है आप सब लोगों से। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग इकट्ठे हुए, और आज के टाइम पर एक दूसरे के लिए इकट्ठे होकर के कुछ करना, ये एक समझ लीजिए कि बहुत खास लोग ही ऐसा कर सकते हैं, और आप उन खास लोगों में से हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। जय हिंद, जय भारत।